आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रिवाइज करेंगे। इससे पहले हम डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट्स को रिवाइज कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। इस सीरीज में हम कंप्लीट एम लक्ष्मीकांत को कवर करेंगे चैप्टर वाइज। ये थर्ड वीडियो है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल ड्यूटीज। First statement is the fundamental duties were inspired by the Constitution of the USA. Second is they can be enforced by law made by the Parliament. Third statement is the fundamental duties have been amended only once since their incorporation in the Constitution. Which of the statement given above is are correct? So here correct answer is D, which is 2 and 3 only. 1976 में उस टाइम की कांग्रेस सरकार ने एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया था। द नेम ऑफ द कमेटी वाज सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था टू रिकमेंड अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 फंडामेंटल ड्यूटी को रिकमेंड किया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया था। इसके लिए एक न्यू पार्ट विच इज़ पार्ट 4A को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। इसके अंडर एक आर्टिकल आता है विच इज़ आर्टिकल 51A। सो हियर फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो इंस्पायर्ड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईस्ट वाइल यूएसएसआर। Second statement, they can be enforced by a law made by the parliament. This statement is correct. फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिसेबल है, मतलब कि उन्हें इन्फोर्स नहीं किया जाता है बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। फंडामेंटल ड्यूटीज हेल्प करती है कोर्ट को इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ। फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ। पार्लियामेंट ऐसा लॉ बना सकती है जो प्रोवाइड करता हो फॉर द इम्पोजिशन ऑफ अप्रोप्रिएट पेनल्टी और पनिशमेंट फॉर फेलियर टू फुलफिल एनी ऑफ देम। सो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन अमेंडेड ओनली वंस सिंस देयर इनकॉर्पोरेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। फंडामेंटल ड्यूटीज को अभी तक एक ही बार अमेंड किया गया है एंड दैट इज थ्रू 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। इससे एक 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में एंड दैट फंडामेंटल ड्यूटी इज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और बार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years. So here correct answer is D, which is 2 and 3 only. Next question is which of the following provisions are stated in the fundamental duties? First is to protect and improve the natural environment. Second, to protect monuments which are declared to be of national importance. Third, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. And fourth is to promote harmony and spirit of brotherhood. Here correct answer is C, which is 1, 3 and 4 only. जो सेकंड है यहाँ पे टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स विच आर डिक्लेयर टू बी नेशनल इंपॉर्टेंस, ये डीपीएस है अंडर आर्टिकल 49। बाकी तीनों फंडामेंटल ड्यूटीज है। आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज 1। और आपने ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है फंडामेंटल ड्यूटीज आर एप्लीकेबल ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज वर रिकमेंडेड बाय स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी ने 1976 में जो रिकमेंडेशन रखी थी गवर्नमेंट के सामने, उनमें से कुछ ही रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया गया था, कुछ रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, जिनमें की फर्स्ट पेनल्टी और पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ड्यूटीज। इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया था बल्कि ये रिकमेंडेशन रखा था स्वर्ण सिंह कमेटी ने। सो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड इज ड्यूटी टू पे टैक्सेस। यस, ये भी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था बट गवर्नमेंट ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। थर्ड इज कंपल्सरी वोटिंग बाय एलिजिबल सिटीजन्स इन द स्टेट एंड नेशनल इलेक्शन। ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ए, विच इज 1 and 2 ओनली। अपार्ट फ्रॉम दीज टू रिकमेंडेशन देयर इज वन मोर रिकमेंडेशन, दैट इज कोई भी लॉ जो प्रोवाइड करता हो पेनल्टी एंड पनिशमेंट फॉर द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी, उसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है किसी भी कोर्ट में ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इन्फ्रिजनमेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स और एनी अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस प्रोविजन को भी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया था।
Next question is, which of the following provisions are fundamental duties under Part 4A of the Indian Constitution? First is to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions. Second is to protect and improve the rivers and wildlife. Third is to promote equal justice and welfare of the people. And fourth is to promote the spirit of the common brotherhood amongst all the people of India. So here correct answer is D, which is 1, 2 and 4 only. Statement 3 is incorrect. It's a directive principle of state policy under Article 39A and Article 38, which is a directive principle of state policy. This is the list of 11 fundamental duties which is under Part 4A and under Article 51A of the Constitution. You can go through this once. Next question is, which of the following statement in the context of fundamental duties is not correct? First is, the fundamental duties can be implemented through some other legal provisions. This statement is correct because fundamental duties are enforceable by law and Parliament can provide for the imposition of appropriate punishment for non-compliance with any of the fundamental duty. Second statement is, they help the courts in examining the constitutional validity of law. This statement is also correct. Third is, the fundamental duties can be extended to foreigners living in India. This statement is incorrect and that is our correct answer. And fourth is, to uphold and protect sovereignty is a fundamental duty. This is also correct. So here correct answer is C, क्योंकि हमें यहाँ पे not correct बताना था. Consider the following statement with reference to Swarn Singh Committee. It recommended the duty to pay taxes as fundamental duty. This statement is correct. It suggested a penalty for the non-performance of the fundamental duties. This is also correct. So here correct answer is C, both 1 and 2. Next is, consider the following statements with respect to fundamental duties. The fundamental duties in the Indian constitutions are inspired by the erstwhile USSR Constitution. This statement is correct because as we have already discussed, the Constitution says nothing about the enforcement of these duties. This statement is also correct because Constitution say nothing about the enforcement of these duties. It's the Parliament who can make laws for their enforcement. The enjoyment of the rights is dependent on the fulfillment of duties. No, this statement is incorrect. So here only 1 and 2 are correct. So correct answer is C. Consider the following statement with reference to fundamental duties. First is, the fundamental duties are non-statutory in nature. Second is, fundamental duties have been amended only once since their incorporation in the Constitution of India. And third is, the concept of fundamental duties in the Indian Constitution has been taken from the Irish Constitution. Here third statement is incorrect. So you can eliminate this question. B and C incorrect हो जाता है. अब हमारे पास बचता है A and D. First statement here is also incorrect because fundamental duties are statutory duties. So second statement is correct here. So correct answer is A only, as we have already discussed. 10 fundamental duties were added through 42nd Constitutional Amendment Act 1976 and 11th fundamental duties were added through 86th Constitutional Amendment Act 2002. So here correct answer is A, which is 2 only. और आप ये भी ध्यान रखिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज किसी भी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड नहीं है, लाइक यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया. वहाँ पे कोई भी एक स्पेसिफिकली कंटेन नहीं करता है लिस्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ की. बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अपार्ट फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसे दो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पे एक सेपरेट लिस्ट है ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स की. Ninth is, which of the following legal provisions aid the implementation of fundamental duties in India? First is Wildlife Protection Act of 1972, Prevention of Insults to National Honor Act of 1972, and third is Representation of People Act 1951. So here correct answer is C, which is 1, 2 and 3. ये तीनों ही provisions aid करते हैं implementation of fundamental duties. Next is, which of the following are a part of the fundamental duties mentioned in Part 4A of the Constitution of India? First is democratic control and professional management of cooperative societies, to have compassion for living creatures,
to provide opportunities for education on one's child or ward till the age of 18 years, to value and preserve the rich heritage of the country's composite culture. Select the correct answer given the code below. अगर आप एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे अप्लाई करते हैं, सो थर्ड स्टेटमेंट इज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन ऑफ वंस चाइल्ड और वार्ड टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज द फंडामेंटल ड्यूटी इज बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज. ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, जिससे सी और डी इनकरेक्ट हो जाते हैं. अब हमारे पास बचते हैं दो ऑप्शन ए एंड बी. तो फोर्थ जो है वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया क्योंकि दोनों में है. अब देखते हैं फर्स्ट को. Democratic control and professional management of cooperative society is a directive principle of state policy under Article 43B. So यहाँ पे correct answer हो जाता है B, which is 2 and 4 only. Arrange the following events in chronological order. Addition of fundamental duty in Part 4A of the Constitution regarding the education of ward of child between the age of 6 and 14 years. The word integrity was added to the preamble. Preamble was accepted as a part of the Indian Constitution by the Supreme Court. So हम इसे chronologically arrange करना है. So one by one देख लेते हैं. जो फर्स्ट स्टेटमेंट है फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया था रिगार्डिंग द एजुकेशन ऑफ द वार्ड, दैट वाज एडेड इन 2002 थ्रू 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. एंड सेकंड इज द वर्ड इंटीग्रिटी वाज एडेड टू द प्रीएम्बल इन through 42nd Constitutional Amendment Act 1976. And last is preamble was accepted as a part of the Indian Constitution by the Supreme Court in 1973. In केशवानंद भारती केस 1973 सुप्रीम कोर्ट ने अपने अर्लियर केस में जो डिसीजन था दैट इज इन वेरुबरी यूनियन केस उसको ओवरटर्न किया था और कहा था कि जो प्रीएम्बल है वो एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का. सो इफ वी अरेंज दिस, सो करेक्ट आंसर हियर इज ए, विच इज 3, 2 and 1. आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए. और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज सिटीजनशिप. हम सिटीजनशिप को रिवाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो.